नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम लोग इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक के बारे में पढ़ाई करी थी। आज के सेशन में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति से संबंधित प्रमुख शब्द। तो एक हेडिंग बनाइएगा, मुद्रास्फीति से संबंधित प्रमुख शब्द, इन्फ्लेशन से संबंधित प्रमुख शब्द, संबंधित प्रमुख शब्द, प्रमुख शब्द, मेजर टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। ठीक, क्या क्या शब्द हैं जरा देखते हैं। तो देखिए, बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें तो यहाँ पर हम चार चीजें पढ़ेंगे। पहला चीज इन्फ्लेशन, जिसको आप पढ़ चुके हो, एक दो लेक्चर में इसके बारे में आपको बताया। ठीक, दूसरा एक शब्द है डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। तीसरा शब्द जो है उसे बोलते हैं डिफ्लेशन, डिफ्लेशन। इसको बोलते हैं मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन। ठीक, और अगला जो शब्द है उसको बोलते हैं रिफ्लेशन, रिफ्लेशन यानी कि संस्फीति, संस्फीति। और एक और शब्द अगर हम आपसे बातचीत करें तो स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। इसकी हिंदी भी स्टैगफ्लेशन होती है, स्टैगफ्लेशन। तो हमको चार शब्द देखने हैं पहले। तो एक तो डिसइन्फ्लेशन, एक डिफ्लेशन, एक रिफ्लेशन और एक स्टैगफ्लेशन, ये चार शब्द। ठीक, क्योंकि ये वाला शब्द आपका कंप्लीट हो चुका है, बचे हुए शब्द हमको पढ़ने हैं। तो चलिए ना ज्यादा समय ना लगाते हुए डिसइन्फ्लेशन को पढ़ना शुरू करते हैं। और मेजर हमारा टॉपिक क्या है? डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। ये डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए, सिंपल सी गणित ये कहती है, एक ग्राफ के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं, एक चार्ट में बनाता हूं। देखिए क्या होता है, किसी भी देश में कीमतों के बढ़ने और घटने का जो चक्र होता है वो एक सर्कुलर, या हम कहें तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से होता है। कैसा होता है बताते हैं। चलिए देखें, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस है, और ये वाला कौन सा है? वाई एक्सिस हो गया। और ये आपका क्या होता है? ओरिजिन का पॉइंट, ओरिजिन का बिंदु। अब देखिए, बेसिकली अगर हम कहें, ये जो वाई एक्सिस है इस पर हम प्राइस को दिखा दें और इधर मैं दिखा देता हूं टाइम को। वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को दिखाया और एक्स एक्सिस पर टाइम को। अब आप हमको उत्तर करिएगा, क्या किसी भी अर्थव्यवस्था में सदैव वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है? ऐसे देखने को मिलता है सदैव। क्या कीमतों में वृद्धि ही होती रहती कि आज एक बिस्किट का पैकेट लेकर आए तो 10 रुपए, कल 11 रुपए, परसों 12 रुपए, या अगले साल 11 रुपए, उसके अगले साल 12 रुपए। या आज आटा खरीदने गए तो आज आटा आपको 40 रुपए मिला, परसों 45 में मिलेगा, हफ्ते भर बाद 50 में मिलेगा, या कुछ दूसरा ट्रेंड होता है। ओवरऑल अगर हम आपसे बातचीत करें तो जैसे आप मार्केट गए, आज टमाटर लेने जाओगे, टमाटर आपको 80 रुपए, 100 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन किसी समय टमाटर की कीमत 20 रुपए, 15 रुपए भी किलो हो जाती है। मतलब कीमतों में वृद्धि और कमी दोनों होती है, वो समय के साथ होती है ना। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था की जब हम आपसे बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कमी, वृद्धि कमी, चक्र ऐसे चलता रहता है। क्योंकि आप पहला सेगमेंट पढ़ चुके हो इन्फ्लेशन को, और इन्फ्लेशन में क्या होता है तो मैंने सिंपल सी भाषा में कहा, एक ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या होती है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, महंगाई कहते हैं। बताया है। तो ये हो गया ए पॉइंट, कीमतें बढ़ रही थी। अब आपको यह भी पता है कि चूंकि कीमतें अगर लगातार बढ़ेंगी तो समाज का एक वर्ग होता है जिसको आप गरीब वर्ग के नाम से जानते हो, गरीब वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा।
जब गरीब वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है सरकार चिंतित होगी, क्योंकि मेजॉरिटी की जो पॉपुलेशन है भारत की वो कौन सी है, तो गरीब लोग हैं। तो सरकार फिर क्या करेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। मतलब ध्यान समझना, हम कहेंगे सरकार कीमतों को कम करने का प्रयास करेगी। कैसे कम करेगी वो अभी बात का विषय, लेकिन अभी समझिएगा बेसिकली दो मेजर उपकरण होते हैं कीमतों को कम करने के। एक तो फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, एक तो फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से यानी कि राजकोषीय नीति के माध्यम से, ये सरकार की नीति होती है, भारत सरकार की। और दूसरा उपकरण होता है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, यानी कि मौद्रिक नीति के माध्यम से। और ये किसका उपकरण होता है, तो ये आपका आरबीआई का उपकरण होता है। मतलब सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिसकी वजह से क्या हो, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी होना शुरू हो जाए, कुछ ऐसा काम करने का प्रयास करेगी। क्या करेगी, ध्यान समझना, महंगाई इसलिए आई थी क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया था। भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की स्थिति इन्फ्लेशन कहलाती है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में आता क्यों है, क्योंकि लोगों के पास पैसा या तरलता ज्यादा हो जाता है। आज मेरे पास 100 रुपए है तो 100 रुपए के अनुसार खर्चा, मेरे पास 10,000 रुपए आ जाएगा तो मैं 10,000 रुपए के अनुसार खर्चा करूंगा। मतलब पैसा ज्यादा होता है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, और जब लोग ज्यादा डिमांड करते हैं तो कीमतें क्या होती, बढ़ती। तो मतलब डायरेक्ट इफेक्ट करना है तरलता पर। तरलता का मतलब पैसे पर, धन पर, मुद्रा पर। तो मुद्रा को क्या करना पड़ेगा, तो अगर महंगाई को कम करना है तो लोगों के पास पैसा कम बचे, कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो पैसा कम बचे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिस्कल पॉलिसी में क्या करेगी सरकार, संकुचनकारी राजकोषीय नीति अपनाएगी। संकुचनकारी राजकोषीय नीति। अब संकुचनकारी राजकोषीय नीति का मतलब क्या है, मतलब ऐसी नीति जो अर्थव्यवस्था में तरलता को या मुद्रा की मात्रा को कम करे। अब आपके पास 1,000 रुपया, सपोज करिए सरकार आपकी इनकम पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले रही, तो 1,000 रुपए खर्चे के लिए। लेकिन अगर सरकार आपकी इनकम पर 20% टैक्स लगा दे, कितना टैक्स लगा दे, 20% टैक्स लगा दे, तो 1,000 इनकम 20% टैक्स, 1,000 इनकम है, ध्यान समझना, और 20% सरकार ने टैक्स लगा दिया। कितना टैक्स लगा दे, 20%, खत्म। मतलब 200 रुपए सरकार के खाते में चले गए तो आपके पास कितना पैसा बचा, 800 रुपए। पैसा कम, डिमांड कम। मतलब संकुचनकारी राजकोषीय नीति के माध्यम से अगर हम आपसे बात करें तो सरकार क्या करेगी, पहला काम करेगी सरकार टैक्स को बढ़ा देगी ताकि लोगों के पास पैसा कम बचे। सरकार क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी। दूसरा सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, सरकारी व्यय को क्या करेगी, कम कर देगी। सरकारी खर्च को भी कम करेगी। क्यों भाई, जितना ज्यादा सरकार खर्चा करेगी उतना ज्यादा अर्थव्यवस्था में पैसा होगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। और जब सरकार क्या करेगी, अपने खर्चे को कम कर देगी तो भी अर्थव्यवस्था में तरलता कम पड़ जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो अगर तरलता को कम करना हो तो सरकार टैक्स को बढ़ाती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी करती है, जैसे सब्सिडी को कम कर देना, इस तरीके की चीजें करेगी। वहीं मौद्रिक नीति में क्या होगा, तो चूंकि मौद्रिक नीति में आपने पढ़ा है ढेर सारे उपकरण, जैसे मैंने कहा सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ये सब बताए। ये एक होता है बैंक रेट। अगर ये नहीं पढ़ा है तो मौद्रिक नीति वाला चैप्टर है उसमें जाके आप पढ़ना। इनमें क्या करेगी सरकार, इनके माध्यम से अगर तरलता को, मतलब अब मौद्रिक नीति बनाता कौन है, तो आपने कहा सर आरबीआई बनाता है, और आरबीआई अगर तरलता को कम करना चाहती है तो क्या करेगी, तो हम कहेंगे संकुचनकारी मौद्रिक नीति बनेगी। संकुचनकारी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, संकुचनकारी मौद्रिक नीति बनेगी। और संकुचनकारी मौद्रिक नीति का मतलब अर्थव्यवस्था में तरलता को पैसा कम करना। तो सीआरआर को बढ़ा देगी आरबीआई, एसएलआर को बढ़ा देगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी, बैंक रेट को बढ़ा देगी। जब ये सब चीजें बढ़ा दी जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैंकों को उधार कम मिलेगा, बैंकों के पास पैसा कम बचेगा, और जब बैंकों के पास पैसा कम बचेगा तो अर्थव्यवस्था में पैसा कम पड़ जाएगा, लोगों को भी पैसा कम मिलेगा। ओवरऑल बातचीत करें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया, मुद्रास्फीति को
नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया डिसइंफ्लेशन कहलाती है। इसमें क्या होता है? संकुचनकारी राजकोषीय नीति और संकुचनकारी मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करने का प्रयास किया जाता है। समझ में आया? समझ में आ गया है? तो हम आगे चलते हैं। लिखिएगा थोड़ा सा, डिसइंफ्लेशन में हमको क्या करना? डिसइंफ्लेशन लिखो। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया करने की प्रक्रिया डिसइंफ्लेशन कहलाती है। डिसइंफ्लेशन कहलाती है। डिसइंफ्लेशन कहलाती। इसके या इसमें सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से, राजकोषीय नीति के माध्यम से, नीति के माध्यम से तथा आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करने का प्रयास करते हैं। अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करने का प्रयास करते हैं, कम करने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। जिससे महंगाई पर नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण हो पाता है, नियंत्रण हो पाता। तो दोनों संकुचनकारी राजकोषीय नीति और संकुचनकारी मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया डिसइंफ्लेशन कहलाती है। तो दूसरा शब्द आपका हो गया डिसइंफ्लेशन। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो, समझ में आया सबको कि नहीं आया? चलिए, अगला शब्द है डिफ्लेशन। अगला शब्द क्या है? डिफ्लेशन। तो एक बार फिर से ग्राफ को आप सब लोग देखो, ग्राफ जो था इसको देखो, इसको देखते रहो। ग्राफ को फिर से देखिए, ग्राफ को देखना है, ठीक है, ग्राफ को देखना है। चलिए देखिए, देखिए अगर मान लीजिए कीमतें यहां पर ना रुक पाई तो लगातार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या होंगी? कम होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी ना। जब ये कम होती हैं वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार, जब एक ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार कमी होती है, उसे डिफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। उसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। तो अब ध्यान समझना, इन्फ्लेशन में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो रही थी, डिफ्लेशन में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी होगी। इन्फ्लेशन गरीबों के लिए नुकसानदायक था, डिफ्लेशन गरीबों के लिए लाभदायक होगा। इन्फ्लेशन में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ रहा था, इसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी होगी। इन्फ्लेशन में मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो रही थी, डिफ्लेशन में मुद्रा की क्रय क्षमता बढ़ेगी। मतलब अगर हम इसमें एक लाइन लिखना चाहें तो लिखिएगा, हेडिंग करिएगा, मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन। मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में क्या लिखेंगे? देखिएगा, ऐसी स्थिति जिसमें, ऐसी स्थिति जिसमें जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में और सेवाओं की कीमतों में, सेवाओं की कीमतों में, ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर कमी होती है,
कमी होती है, मुद्रा संकुचन कहते हैं। इस स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी होती है, मूल्य में कमी होती है, और मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है। मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि होती, जस्ट अपोजिट है इन्फ्लेशन का। तो स्वाभाविक सी बात है, इस स्थिति में क्या होगा, गरीबों को लाभ होगा। इस स्थिति में गरीबों को लाभ होता है, लाभ होता, गरीबों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है इस स्थिति में। ठीक है, इस स्थिति में गरीबों को लाभ देखने को मिलता है। ठीक? कोई बात नहीं। अब जब लगातार कीमतें कम होंगी, ये भी स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं, ये भी स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? कि अगर कीमतें लगातार कम होंगी तो उत्पादक सोचेगा कि भैया उत्पादन बंद कर दो। उत्पादन बंद करने का मतलब क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब बेरोजगारी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक विकास की जो वृद्धि दर है, उत्पादन कम होगा और विकास दर भी क्या होगी, प्रभावित होगी, कम होने लगेगी। यानी कि जीडीपी आपकी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होना, संकुचित होना शुरू हो जाएगी। अब ये भी स्थिति अच्छी नहीं। फिर सरकार और आरबीआई काम करेंगे। क्यों भाई, ये अर्थव्यवस्था में ना महंगाई अच्छी है ना ही मुद्रा संकुचन अच्छा है, दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं। इस कारणवश से अगर हम आपसे बात करें तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर कुछ ऐसा काम करेंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़े और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में पुनः वृद्धि होने लगे। जब पुनः वृद्धि होती है तो हम कहते हैं रिफ्लेशन हो गया है, संस्फीति हो गई। मतलब ध्यान समझना, मुद्रा संकुचन से निपटने की प्रक्रिया, मुद्रा संकुचन से निपटने की प्रक्रिया रिफ्लेशन कहलाती है। अब ध्यान सुनिएगा, अब सरकार और आरबीआई चाहेंगे कि भैया अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़े, आपके पास हमारे पास पैसा बढ़े, तभी तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम डिमांड कैसे करेंगे? तो सरकार और आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगी जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में क्या हो, तरलता की मात्रा में वृद्धि हो, तरलता में वृद्धि हो। अब तरलता में वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे? तो अभी आपने देखा, अगर तरलता को कम करना था तो संकुचनकारी राजकोषीय नीति और संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाएगी, और अगर तरलता को बढ़ाना होगा तो इसका विपरीत करना होगा। क्या करना पड़ेगा? तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति और विस्तारवादी मौद्रिक नीति का सहारा लिया जाएगा। अब विस्तारवादी मौद्रिक नीति में क्या होगा, टैक्स को समाप्त कर दिया जाएगा, बहुत कम कर दिया जाएगा, सरकार अपने खर्चे को बढ़ा देगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनको कम कर दिया जाएगा ताकि इनके सम्मिलित प्रभाव से अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ सके, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ सके। और एक बार अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ी, आपके पास हमारे पास पैसा बढ़ा, मतलब हम लोग डिमांड करना पुनः शुरू कर देंगे। समझे? तो मतलब अगर लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, लिखेगा संस्फीति, हेडिंग करो संस्फीति, रिफ्लेशन, रिफ्लेशन लिखिएगा। मुद्रा संकुचन से निपटने की प्रक्रिया, मुद्रा संकुचन से निपटने की प्रक्रिया
संस्फीति कहलाती है। संस्फीति कहलाती है। इसके लिए सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति के माध्यम से तथा आरबीआई विस्तारवादी मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। जिससे या जिसके कारण लोग पुनः मांग में वृद्धि करते हैं और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। वृद्धि होने लगती है। ये है आपका रिफ्लेशन, पुनः वृद्धि होगी। तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति और विस्तारवादी मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे तरलता बढ़ेगी और लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो लोग पुनः डिमांड करना शुरू कर देंगे और कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब अगला शब्द है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन देखिए, स्टैगफ्लेशन के बारे में अगर आपको समझना है तो दो चीजें ध्यान से सुनिएगा। पहला तो ये शब्द दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो है स्टैग और दूसरा शब्द है फ्लेशन। स्टैग का मतलब होता है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट की हिंदी होती है रुका हुआ। वहीं फ्लेशन के बारे में बातचीत करें तो फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन और इसकी हिंदी क्या होती है? महंगाई। इसकी हिंदी क्या होती? महंगाई। मतलब अगर हम स्टैगफ्लेशन को समझाना चाहे तो क्या कहेंगे? कहेंगे एक ऐसी स्थिति जिसमें आर्थिक विकास रुक जाता है लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती रहती है। लगातार वृद्धि होती रहती है। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन के रूप में ट्रीट करते हैं। तो एक लाइन में लिख लो, एक ऐसी स्थिति जिसमें आर्थिक विकास रुक जाता है जिसमें आर्थिक विकास रुक जाता है विकास रुक जाता है किंतु वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि जारी रहती है। कीमतों में वृद्धि
जारी रहती है, जारी रहती है, क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बातचीत करूं थोड़ी सी इसके बारे में, और यह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती, यह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। क्यों अच्छी नहीं होती, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए अगर मैं आपसे बातचीत करूं इस स्थिति के बारे में, क्योंकि सरकार और आरबीआई को मिलकर काम करना पड़ता है, और जब सरकार और आरबीआई मिलकर काम करेगी तो अपोजिट पॉलिसी बनानी पड़ती है। महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, मतलब सॉरी, महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब संकुचनकारी मौद्रिक नीति, और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति का सहारा लेता है। तब क्या होता है, तब कहीं जाकर अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें द्वंद्व की स्थिति होती है, क्योंकि इसमें फंसने के बाद निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, थोड़ा सा समस्या वाला होता है। समझ रहे हैं? चलिए इतना हो गया, तो अब हम आगे पढ़ेंगे, और आगे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला अगला चीज है फिलिप्स वक्र या फिलिप्स कर्व। ये क्या है फिलिप्स वक्र, हेडिंग करो, हेडिंग करो फिलिप्स वक्र। हेडिंग हो जाए तो बताइएगा, हम आपको बातचीत करते हैं। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था A.W. फिलिप्स। नाम ध्यान सुनिएगा, नाम क्या है, A.W. फिलिप्स। ये क्या कर रहे हैं, ये यूनाइटेड किंगडम में एक रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च के संबंध में 1861 से लेकर 1957 तक के इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े कलेक्ट करते हैं, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के। और जब ये आंकड़े कलेक्ट करते हैं तो एक पेपर छापते हैं। पेपर क्या छापते हैं, पेपर ये छापते हैं, इनके पेपर का जो नाम रहता है वो क्या रहता है, तो हम कहेंगे बेसिकली फिलिप्स वक्र के नाम से इनका पेपर रहता है। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के मध्य विपरीत संबंध होता है। मतलब कहते ये हैं कि अगर किसी समय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी मतलब इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा हो तो वहां पर बेरोजगारी कम पाई जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन रेट कम हो तो वहां बेरोजगारी ज्यादा पाई जाएगी। देखते हैं, अगर हम थोड़ी सी बातचीत करने का प्रयास करें तो देखिएगा क्या है, ये कह क्या रहे हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, ये बता रहे हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के मध्य में विपरीत संबंध को बता रहे हैं। ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक, ये वाई और ये एक्स, ये ओ। वाई एक्सिस पर ये दिखा रहे हैं इन्फ्लेशन को, और इन्फ्लेशन को ही क्या कह रहे हैं, मनी वेज भी कह रहे हैं, मनी वेज रेट भी कह रहे हैं, मतलब मजदूरी दर। और एक्स एक्सिस पर ये अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शा रहे हैं, इसको दर्शा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं आपसे यहीं पर थोड़ी सी बातचीत करूं, जरा इसको देखिएगा, इसको आप क्या करो थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब देखो अब देखो एक ग्राफ जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ये होता है ग्राफ, इसको पीपी का नाम दे रहे हैं, और यही पीपी क्या है, फिलिप्स वक्र है, फिलिप्स कर्व है। क्या कह रहे हैं, अगर किसी समय महंगाई दर ज्यादा, ये देखो 6%, तो कह रहे हैं उस समय बेरोजगारी दर क्या होगी, देखो कम है।
1 से 2 के बीच में। कह रहे अगर इन्फ्लेशन किसी समय कम 3%, तो बेरोजगारी दर देखो कितना, बेरोजगारी दर ज्यादा। इन्फ्लेशन कह रहे हैं और कम हो गया, बेरोजगारी और बढ़ गई। ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यही बताते हैं कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो हम एक लाइन में लिख लेंगे, फिलिप्स वक्र के अनुसार, फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति या मनी वेज रेट, या मनी वेज रेट, मनी वेज रेट और बेरोजगारी दर के मध्य, बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात अगर किसी समय मुद्रास्फीति की दर ज्यादा हो, मुद्रास्फीति अगर ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? वहां बेरोजगारी क्या होगी? तो बेरोजगारी कम होगी। इसका मतलब है वहां पर रोजगार ज्यादा होगा, पक्का। और दूसरी स्थिति में अगर मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति की दर अगर कम है तो वहां पर क्या होगी? बेरोजगारी, बेरोजगारी ज्यादा होगी। और बेरोजगारी ज्यादा होने का मतलब रोजगार कम होगा। यही संबंध आपको फिलिप्स वक्र बताता है, ठीक है। तो ये वाला सेगमेंट इतना, इसके आगे अभी थोड़ी सी और जानकारी बची है इन्फ्लेशन में, उसको फिर किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। अब एक चीज और बातचीत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, सब लोगों को शेयर करना चाहिए। टेलीग्राम चैनल जो है वो जीके जीएस बाई सुधांशु सर के नाम से है, और इसी पर स्टडी वेव्स लिख कर आएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो सब लोग लाइक करा करो, कमेंट जरूर किया करो, और जब कमेंट किया करो तो अपने सभी दोस्तों तक, जो भी दोस्त आपके पढ़ाई लिखाई तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन तक वीडियो शेयर किया करो। जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां भी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा हमारा आप सहयोग करिए, बाकी हम तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। तो आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।